तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेट एंड इट्स एलिमेंट या इट्स एट्रीब्यूट्स। तो निकोलो मैकियावेली फर्स्ट ऐसे पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने प्रेजेंट सेंस में स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया था अपनी बुक द प्रिंस में। ग्रीक में स्टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। वहां पर स्टेट की जगह शब्द इस्तेमाल होता था पोलिस, POLIS, जिसका मतलब होता था सिटी स्टेट। एंशियंट ग्रीस में सिटी कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती थी जो कि प्रेजेंट नेशन स्टेट से अलग होती थी। ऐसे ही अगर हम बात करें रोम की, तो रोम में भी हमें स्मॉल कम्युनिटीज देखने को मिलती थी जिनको सिविलास बोला जाता था रोमन्स के द्वारा। सो ग्रीक और रोमन में स्टेट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। मैकियावेली पहले ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने स्टेट शब्द का इस्तेमाल करंट सेंस में किया है, इसीलिए इनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी बोला जाता है। जो शब्द है स्टेट, इसके लिए अलग अलग शब्द एज अ सिनोनियम यूज किए जाते हैं, जैसे नेशन, गवर्नमेंट, सोसाइटी या कंट्री। तो कई बार इसका गलत भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो यूनिट्स फॉर्मिंग द फेडरेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उनके लिए भी शब्द स्टेट इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही जो इंडियन यूनियंस हैं उसके लिए भी शब्द स्टेट इस्तेमाल किया जाता है, बट टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर शब्द प्रांत इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि राज्य। तो पॉलिटिकल साइंस में जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक सेंस में, जिसमें इसका मतलब होता है असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि लोगों का समूह है लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, अंडर वन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक संगठित सरकार है जिसके अंडर ये काम करते हैं। द सोवरन पावर ऑफ विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, और वो सरकार किसी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। आगे हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो अरिस्टोटल के क्या विचार हैं स्टेट के बारे में? वो बोलते हैं अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय व्हिच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। तो वुडरो विल्सन जो 28th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, यूएसए के, उनके क्या विचार हैं स्टेट के बारे में? स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनिट टेरिटरी। ऐसे ही गार्नर के क्या विचार हैं? द स्टेट एज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक लॉ इज अ कम्युनिटी ऑफ persons more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control and possessing an, an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience। तो यहाँ पर देखो उन्होंने मेनली एक तो पर्सन्स रहते हैं उसकी बात की है, परमानेंटली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसकी बात की है, एक्सटर्नल कंट्रोल से वो आजाद है, ऑर्गेनाइज्ड वहां पर गवर्नमेंट है। तो इन्होंने चार जो एलिमेंट्स हैं स्टेट के उसकी हम यहाँ पर बात की है गार्नर ने। तो इसको अगर हम माइंड में रखें तो इसका मतलब ये क्लियर हो रही है पिक्चर कि स्टेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। यानी कि स्टेट एज अ टेरिटोरियल कम्युनिटी और सोसाइटी लिविंग अंडर अ गवर्नमेंट एंड पोजेसिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। तो लोग होने चाहिए, साथ ही साथ वहां पर एक सरकार होनी चाहिए, वहां पर लोग अपने बारे में खुद अपना डिसीजन ले सके, उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी इशू होंगे वो खुद ही उसको हैंडल करेंगे, और फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए। यानी कि चार एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट जो होते हैं वो चार होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो स्टेट इज अ ह्यूमन एसोसिएशन, लोगों की एक संस्था होती है स्टेट। तो अक्सर जब हम बात करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन एक सफिशिएंट पॉपुलेशन होती है किसी भी देश के लिए, तो इसके बारे में अलग अलग विचार हैं अलग अलग थिंकर्स के, क्योंकि उनकी इसके ऊपर कोई भी कंसेंट नहीं है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी एग्जांपल्स है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है कुछ देशों में, और कुछ देशों की जो पॉपुलेशन है कुछ 100 में है।
एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक तरफ है चाइना जैसी कंट्री, भारत जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमारे पास एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी की, जिसकी पॉपुलेशन जो करीब 700 से 800 के आसपास है। तो ऐसे ही जब हम हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि पॉपुलेशन को निश्चित नहीं किया जा सकता। जब हम बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग एक आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, वो बोलते हैं कि आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वो 5040 होनी चाहिए। अरिस्टोटल बोलते हैं कि एक आइडियल, एक आदर्श राज्य जो है उसकी पॉपुलेशन ना ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ऐसे ही जो रूसो हैं, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, तो इनका विचार है कि एक अच्छे राज्य की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 होनी चाहिए, जिसको अच्छे से डील किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटरी। तो टेरिटरी भी आपको पता है स्टेट का एक असेंशियल एलिमेंट है, और इसका एक्चुअली में रोल अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग विचार हैं कि कितना क्षेत्र किसी देश के पास होना चाहिए। देखो, अगर किसी स्टेट का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है तो उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है कि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको काफ़ी मात्रा में मिलेंगे। और अगर बहुत ही कम क्षेत्र है तो उसके चांसेस ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी नंबर बहुत ही कम होगा। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी एक पहचान होती है, जो बहुत ही बड़ा एरिया होता है आपके देश का, उसके कारण भी आपको पहचान मिलती है। मगर साथ ही साथ अगर इसकी बड़ी टेरिटरी की प्रॉब्लम देखी जाए तो ये भी आती है कि अगर आपके आपके पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो आपको बहुत बड़ी सेना चाहिए अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास रशिया जैसे देश की एग्जांपल है जहां पर जो एरिया है वो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां पर जो एरिया है देशों का वो बहुत ही छोटा है। जैसे सैन मैरिनो जैसे देश है जिनका एरिया सिर्फ 38 स्क्वायर माइल्स है। ऐसे ही जो मोनाको है उसका सिर्फ और 4 स्क्वायर माइल है। यानी कि ये ऐसे देश हैं जिनका एरिया हमारे, अगर एक डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें पंजाब की, तो उससे भी कम है इनका एरिया। तो किसी भी जो स्टेट होती है उसका जो लैंड वाला एरिया होता है वो तो उसी का होता है, साथ ही साथ जो उसका सराउंडिंग एरिया होता है वो भी उसी के अंडर आता है, और जो एरिया एयर वाला होगा, हवा वाला, वो भी उसी के जुरिस्डिक्शन में, अथॉरिटी में आता है। तो जो शब्द है टेरिटरी, इसको कई बुक्स में आप फिक्स्ड टेरिटरी भी देखोगे, निश्चित क्षेत्र। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट, सरकार। तो सरकार का मतलब होता है कि इट इज एन इंस्टीट्यूट विच रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। यह एक ऐसी संस्था है जो लोगों के समूह के बारे में, लोगों के समूह के विचार रखती है सभी के सामने। तो जो गवर्नमेंट होती है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को अच्छे से बना के रखना। और इन केस अगर कोई व्यक्ति कानून को नहीं मानता तो गवर्नमेंट के पास इतना अधिकार होता है कि वो अपनी कोर्सिव पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्सिव पावर का मतलब बलपूर्वक शक्ति का सरकार अपनी इस्तेमाल कर सकती है, और जो व्यक्ति अ, सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ते हैं उनको पनिश किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो इसके भी हमें बहुत सारे फर्दर टाइप्स देखने को मिलते हैं। कुछ देशों में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, डेमोक्रेटिक सेटअप देखने को मिलेगा। कुछ देश होंगे जहां पर आपको मोनार्किकल सिस्टम देखने को मिलेगा, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन जो होती है वो किंग या क्वीन के पास होती है। कुछ देश ऐसे होंगे जहां पर आपको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स देखने को मिलेंगी। कुछ देश ऐसे होंगे जहां पर आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। और साथ ही साथ कुछ देश ऐसे भी होंगे जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघवाद ढांचा होता है। संघवाद प्रणाली या फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होती हैं, कानून बनाने की जो पावर होती है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। दूसरी तरफ हमें कुछ देश ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर
यूनिटरी सिस्टम फॉलो होता है, एकात्मक प्रणाली। एक जहां पर आपको एकात्मक प्रणाली देखने को मिलेगी वहां पर शक्तियों का विभाजन नहीं होता, यानी कि वहां पर जो कानून बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। तो इस तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट्स की आगे आपको डिविजन्स देखने को मिलती है अलग अलग कंट्री में। फोर्थ पॉइंट जो है वो है सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता। तो जो सोवरेनिटी होती है किसी देश की, ये सबसे प्रभुसत्ता सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होती है, एक देश के पास होती है। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता किसी और इंस्टीट्यूट के साथ, किसी और संस्था के साथ, एसोसिएशन के साथ। और किसी देश में ये सुप्रीम और फाइनल लीगल अथॉरिटी होती है, और बाकी जो भी संस्थाएं होंगी देश में उनसे अबव एंड बियॉन्ड होती है। एंड इसको फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है आंतरिक प्रभुसत्ता और दूसरी होती है बाहरी प्रभुसत्ता। तो जो फर्स्ट है इंटरनल सोवरेनिटी, उसका मतलब होता है कि जो भी एक देश में व्यक्ति रहते हैं, ऑल इंडिविजुअल्स, और किसी देश में जो भी संस्था है वो सारी संस्था किसके अंडर आएंगी, देश के अंडर आएंगी, ठीक है, विद इन द एरिया ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो जो भी आंतरिक प्रभुसत्ता होगी वो देश के पास होती है। इसी का जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सटर्नल सोवरेनिटी, यानी कि बाहरी प्रभुसत्ता। जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी किसी भी तरह की डील करता है, तो हर एक देश खुद अपने देश का डिसीजन लेगा कि वो किसी एग्रीमेंट के साथ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके पास अपनी संपूर्ण प्रभुसत्ता होती है, इसीलिए वो अपने देश के खुद ही फैसले लेता है। तो जिस देश के पास इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, दैट मीन्स कि वो एक अपने आप में संपूर्ण देश है। तो ये हैं इसके चार एसेंशियल एलिमेंट्स राज्य के। इसके अलावा इसके तीन नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस एंड परमानेंस। बट आपको मेनली फोकस करना है फर्स्ट फोर एसेंशियल एलिमेंट्स, विच आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि जो भी देश जिसको हम संपूर्ण देश का दर्जा देंगे, उसके पार उसके पास ये चार एलिमेंट्स होंगे। अगर इन केस किसी भी देश के पास इवन अ सिंगल एलिमेंट इज मिस्ड, अगर सिंगल एलिमेंट भी मिस होगा, तो उसको हम पूर्ण तौर पर राज्य नहीं बोल सकते। साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अक्सर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जाता है, यानी कि जो प्रांत शब्द जहां पर इस्तेमाल होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो हरियाणा राज्य हम बोलते हैं वहां पर राज्य नहीं, प्रांत शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, राजस्थान प्रांत। तो वो शब्द ठीक है बजाय कि राज्य के। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।